Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 91। रेहान बड़े गौर से आकृति को देख रहा था। उसको आकृति का बर्ताव बेहद अजीब लग रहा था। फिर उसे लगा शायद तबीयत की वजह से हो। कुछ देर बाद रेहान उठा और आकृति के माथे पर किसकर वहां से जाने लगा, पर आकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया और किसकर उसे गले से लगा लिया। रेहान को लगा कि उसका आकृति से दूर जाना शायद आकृति को पसंद नहीं आ रहा, तो उसने भी आकृति को कसकर गले से लगा लिया। कुछ देर बाद आकृति रूम में गई और चारों ओर रूम को देखने लगी। आखिर इस कमरे के कोने कोने में आकृति और रेहान की प्यार के लम्हे थे जो एक एक कर उसकी आंखों में दिख रहे थे। आकृति बेड पर बैठ गई, उसकी आंखों से पानी आने लगा। शाम का वक्त, रेहान घर के लिए निकल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकृति उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। रेहान जब घर पहुंचा तो सीधा अपने रूम की ओर भागा। उसने देखा कि आकृति रूम में नहीं है। अब उसका माथा ठनका। उसने अपने पूरे विला में चेक किया पर उसे आकृति कहीं नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकृति गई तो गई कहाँ। उसने कुछ सोच अक्षरा को कॉल मिला दी। कुछ ही रिंग्स में सामने से कॉल उठ गया। हेलो, अक्षरा ने कहा। हेलो अक्षरा, क्या आकृति तुम्हारे साथ है? रेहान ने पूछा। आकृति नहीं तो वो मेरे साथ कैसे हो सकती है? मैं तो सांची के साथ बाहर आई हूँ, अक्षरा ने कहा। रेहान ने जैसे ही सुना उसका दिल टूट गया और उसने गुस्से से अपना फ़ोन सोफे पर फेंक बैठ गया। फिर उसने कुछ सोच वापस अपना फ़ोन उठाया और कहा, तुम क्या करोगे और क्या नहीं, ने नहीं जानता, पर मुझे मेरी वाइफ चाहिए। इतना कहकर उसने कॉल रख दिया और कमरे में इधर से उधर घूमने लगा। उसे याद आया आकृति सुबह उसके साथ कैसा बिहेव कर रही थी। उसे आकृति को छोड़ जाना ही नहीं चाहिए था। ना वो आकृति को छोड़कर जाता, ना इतना सब होता। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद रेहान के विला की डोर बेल बजी। उसे लगा शायद आकृति है, तो वो दौड़कर नीचे गया और जल्दी से दरवाजा खोल कहा, आकृति तुम आ गई। वही दूसरी तरफ आकृति एक बड़े से रूम में बैठी अपनी ही सोच में घूम थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसके ही साथ ऐसा क्यों होता है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ ही जाती है। कुछ देर बाद उस रूम का डोर खुला और एक शख्स जो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था वो अंदर आया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। आकृति ने जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखा हैरान हो गई। वो शख्स ने मुस्कुराकर आकृति की ओर बढ़ा ही था कि आकृति ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए? अगर मेरे रेहान को अगर पता चला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो रेहान आहूजा हमने पंगा ले भी सकता है? हम यहाँ के हुक्म सा है। और रही बात आपके यहाँ से जाने के, तो वो तुम भूल जाओ, क्योंकि हम आपको अब कभी दूर नहीं जाने देंगे। फिर उसके लिए हम उस रेहान को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। उस शख्स ने कहा, नहीं प्लीज मेरे रेहान को कुछ मत करिएगा। आकृति ने रोते हुए कहा, देखिए प्लीज आप रोइए मत, हम आपको रोते नहीं देख सकते। चलिए, आप जब से आई है तब से कुछ खाया नहीं है, प्लीज कुछ तो खा लीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाती। उस शख्स ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। इतना कहकर आकृति उठी और जैसे ही 2 कदम बढ़ाए कि उसका सिर चकराने लगा और वो बेड पर ही गिर गई। आकृति को बेहोश देख वो शख्स घबरा गया और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन मिला दिया। फिर आकृति को अच्छे से बेड पर लिटाकर वो शख्स वहीं बैठ आकृति का सिर सहलाने लगा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आ गए। इन्हें चेक कर बताए कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। उस शख्स ने डॉक्टर से कहा, जी हुकुम सा, डॉक्टर ने कहा और फिर आकृति को चेक करने लगा।
जैसे जैसे वो आकृति को चेक कर रहा था वैसे वैसे उसके एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। हुकुम सा बधाई को, आप पिता बनने वाले हैं, मैम प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही वो शख्स तो जैसे अपने शौक से बाहर आया, उसके कदम आगे बढ़ाए और आकृति के पास बैठकर उसके माथे को सहलाते हुए कहा, ये बच्चा अगर इस दुनिया में आया तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे, इस बच्चे को मरना होगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रहा तो आप उस आदमी के पास जा सकती हो और मैं कभी ऐसे नहीं होने दे सकता। आप नहीं जानती पर मैंने आपको बचपन से चाहा है, और अब जब आप मुझे मिली है तो मैं अब आपको खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। आप नहीं जानती मैं आपको कितना चाहता हूँ, ये आप नहीं जानती। इतना कहकर वो शख्स ने आकृति के माथे पर हल्का सा किस किया और वहां से चला गया। वो शख्स बाहर आया और किसी को फोन कर कहा, हम नहीं जानते तुम ये कैसे करोगे, पर बगैर हमारी रानी सा को पता चले उनके पेट में पल रहे उस अंश को मरना होगा, वरना ये एक जरिया बन सकता है और हमारी रानी सा हमसे हमेशा के लिए दूर हो सकती है। ठीक है, आप जैसा चाहते हुआ, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उधर से कहा गया, हम जानते हैं कि आप इतनी जल्दी उस आदमी को नहीं भूल सकती, पर हम आपको इतना प्यार करेंगे कि उस आदमी का ख्याल भी आपके जहन में नहीं आएगा। इतना कहकर वो शख्स वहां से चला गया। एपिसोड 92। रेहान ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने खड़े शख्स को देख उसे हैरानी हुई। रेहान, क्या बात है, हमें पता चला आकृति नहीं मिल रही है और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम दोस्त हैं, आदित्य ने अंदर आते हुए कहा। उसके पीछे पीछे अक्षरा भी थी, उसे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर रेहान ऐसा कैसे कर सकता है। आदि बिल्कुल सही कह रहा है, आखिर तुमने हमें अपना समझा भी है कि नहीं? हाँ, आकृति गायब है, मिल नहीं रही और तुमने हमें ये बात अभी तक नहीं बताई, अक्षरा ने अंदर आते हुए कहा। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा वो कहीं बाहर गई होंगी, पर वो ना ही कहीं बाहर गई है और ना ही। इतना कहकर रेहान की आंखें नम हो गई। आदित्य ने उसकी ओर देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख उसे धीरज देते हुए कहा, रेहान तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आकृति को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ही मिल जाएगी। हम अपने आदमियों को ढूंढने बोलते हैं, वो आकृति को पूरे शहर में ढूंढेंगे। मैंने ऑलरेडी मेरे सारे आदमी इस काम पर लगा दिया है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर आकृति गई कहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे आकृति मेरे से कहीं बहुत दूर चली गई है, क्या पता क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे बुला रही है, पर मैं उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा। रेहान ने दुखी टोन में कहा, हम्मम, और जहाँ तक मुझे लगता है वो गई नहीं है, कोई उसे ले गया है। अक्षरा ने कहा, क्या? कौन? क्या कह रही हो? आदित्य ने अक्षरा से कहा, देखो ऐसा तो है नहीं कि आकृति का और रेहान का कोई झगड़ा या कोई लड़ाई हुई थी, और वैसे भी वो रेहान से इतना प्यार करती है कि वो खुद उसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकती, तो मुझे लगता है कि कोई आकृति को ले गया है और शायद हम गलती कर रहे हैं। आकृति यहाँ है ही नहीं, हमें और भी शहरों में अपने आदमियों को भेजना चाहिए। अक्षरा ने सोचते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, हमें जल्द से जल्द दूसरे शहरों में भी आकृति को ढूंढना चाहिए, रेहान ने कहा, और फिर उसने जल्दी से अपने आदमियों को कॉल कर जल्द से जल्द दूसरे शहरों में जाकर आकृति को ढूंढने को कहा। वहीं दूसरी तरफ आकृति की नींद खुली, उसे बहुत लो फील हो रहा था। आकृति बेड से उठी, उसका सिर थोड़ा दर्द कर रहा था, उसे कॉफी पीना थी। वो धीरे से बेड से उठी और धीरे धीरे कर कमरे से बाहर गई। वो देखकर हैरान थी क्योंकि ये जगह किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहाँ का हर सामान बेहद कीमती था, हर चीज़ बेहद सलीके और खूबसूरती के साथ रखी हुई थी। आकृति ने देखा कि दोनों साइड से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। आकृति धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई और उसने देखा एक बड़ा सा लिविंग एरिया जहाँ बड़े बड़े सोफे रखे थे और बीच में एक कांच का टेबल। आकृति थोड़ा आगे गई तो उसे किचन नजर आया। वो तुरंत किचन में गई,
उसने देखा वहां दो कुक आपस में बात कर रहे थे। आकृति को देख उसने तुरंत अपने सिर झुकाए और अपनी रानी सा को अभिवादन किया। आकृति के लिए ये सिचुएशन थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। आकृति ने जल्दी से कहा, देखिए आप सब डरिए मत, मैं बस अपने लिए कॉफ़ी बनाने आई हूँ। अरे रानिसा, आप क्यों बनाएगी कॉफ़ी? आप हमें बोल दे, हम बना देंगे। आप बाहर जाकर आराम से बैठिए, मैं तब तक आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ, एक कुक ने कहा। आकृति ने ज्यादा कुछ नहीं बोला और बाहर जाकर बैठ गई। वो अभी बैठी ही थी कि तभी बाहर से वही शख्स आया, और जैसे ही उसकी नज़र आकृति पर पड़ी उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। वो आया और दूसरे सोफे पर बैठ गया। आकृति ने जब उसकी तरफ देखा तो मुंह फेर लिया। उस शख्स को आकृति का यूं मुंह फेरना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गुस्से से उसकी मुट्ठी कस गई, पर वो आकृति पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने खुद के गुस्से को कम किया। तब तक एक कुक आया और आकृति को कॉफ़ी दी और वहां से चला गया। आप ठीक है ना? उस शख्स ने पूछा। आकृति ने बगैर कोई जवाब दिए कॉफ़ी पीने लगी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे उस शख्स की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। आकृति ने अपनी पूरी कॉफ़ी खत्म की, फिर बगैर उस आदमी को देख कमरे में चली गई। उस शख्स ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि आकृति को अब भी ये नहीं पता चला था कि आकृति प्रेग्नेंट है। कुछ देर बाद उस शख्स का असिस्टेंट वहां आया और उस शख्स के हाथों में एक पैकेट थमाते हुए कहा, हुकुम सा, ये जो आपने मंगवाया था। अब मैं देखता हूँ कि हमारी रानी सा के पेट में उस आदमी का बच्चा कैसे रहता है। उस शख्स ने खुद से ही कहा। शाम का समय। आकृति को सुबह से ना जाने कितनी बार वॉमिटिंग हुई थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा। उसने खुद से ही कहा, शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं मेरा रेहान कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मैं जानती हूँ उसे मुझे ही ढूंढने में जुटा होगा। उसे जब से पता चला होगा कि मैं गायब हूँ, उसकी क्या हालत हो गई होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रेहान, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। हर बार में ही किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे रानीसा क्यों कहता है। पता लगाना होगा। आकृति खुद से ही बड़बड़ा रही थी, तभी डोर नॉक हुआ। एक मेड अंदर आई और सिर झुकाकर कहा, रानीसा, खाना लग चुका है, आप आ जाइए। आकृति ने हाँ में गर्दन हिलाए और खुद से ही कहा, वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर मुझे पता करना होगा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, और उसके लिए मुझे नीचे जाना ही होगा। इतना कहकर आकृति नीचे आ गई। वो जैसे ही डाइनिंग एरिया में पहुंची, वहां का खाना देख तो वो हैरान हो गई। फिर वो सीधा जाकर टेबल पर बैठ गई। तभी एक मेड हाथ में कस्टर्ड लेकर आई और कहा, ये खास आपके लिए बनाया गया है। एपिसोड 93। वो शख्स भी वही बैठा था। उसने मेड को देखा तो मेड ने हमें गर्दन हिला दी। वो शख्स खुश हो गया और खुद से ही कहा, अब आपको इस बच्चे से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और फिर आपको हमारा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आकृति जैसे ही खाने को हुई, अचानक उसे वॉमिटिंग हुई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख सीधा बेसिन की ओर भागी। वो शख्स भी आकृति के पीछे गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। आकृति थोड़ी नॉर्मल हुई तो उसने देखा वो शख्स उसकी पीठ सहला रहा है। आकृति ने गुस्से से उस शख्स को खुद से दूर झटका और कहा, मुझे छूने का, मेरी केयर करने का हक सिर्फ मेरे रेहान को है। याद रखिएगा, आप मुझे जबरदस्ती यहाँ रख तो सकते हैं, पर आप मेरे दिल में कभी खुद की जगह नहीं बना पाएंगे। मैं आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ रेहान से प्यार करती रहूंगी। आकृति की बातें सुन उस शख्स को बेहद गुस्सा आया। उसने गुस्से से आकृति को देख कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप कब तक उस आदमी के लिए मुझे मना करती है। याद रखिएगा, मैं राजस्थान का हुकुम सा हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ, और वैसे भी आहिर को रास्ते से हटाने में मुझे चंद सेकंड चाहिए। उस शख्स ने कहा, ओह सीरियसली, आप जानते भी हैं रेहान को? वो मुझसे कितना प्यार करता है ये आप नहीं जानते।
आप उसे कमजोर समझने भूल मत कीजिएगा। आप चंद सेकंड की बात कर रहे थे ना, आप पूरा दिन ले लो पर आप मेरे रेहान को छू भी नहीं पाएंगे। बुजदिल है आप जो मुझे चोरी छुपे यहाँ धमका कर लेकर आए। हिम्मत है ना तो मेरे रेहान के सामने मुझे ले जाने की होती, ना तो आज आप कब के इस दुनिया से उठ चुके होते। आकृति गुस्से से बोले जा रही थी और ये बात उस शख्स को बहुत गुस्सा दिला रही थी। वही आज पास खड़े गार्ड्स और मेड तो शौक से आकृति को ही देख रहे थे, क्योंकि आकृति सबके सामने उनके हुकुमसा कोन्ही के सामने जान से मारने की बात कह रही थी। शायद आप भूल गई है, हमारे आदमी अब भी आपकी प्यारी बहन को शूट कर सकते हैं और आप हमारी रानी सा है। अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो कब का इस दुनिया से उठ चुका होता। प्यार करते हैं इसलिए आप अब भी सही सलामत खड़ी है, उस शख्स ने थोड़ा गुस्से से कहा। आकृति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ी उसको चक्कर आने लगे और वो जैसे ही गिरने को हुई उस शख्स ने आकृति को पकड़ लिया। आकृति सीधा उस शख्स की बाहों में किसी बेजान की तरह झूल गई। उस शख्स ने तुरंत आकृति को बाहों में उठाया और ऊपर कमरे में ले गया। उसने आकृति को आराम से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ाकर वहीं बैठ गया। आकृति के मुरझाए चेहरे को देख उस शख्स का खून खोल रहा था। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। आखिर आप क्यों उस आदमी के लिए खुद को तकलीफ दे रही है? मैं जानता हूँ ये सब इस बच्चे की वजह से ही हो रहा है। आप देखना, मैं इस बच्चे को जल्द से जल्द आपसे दूर कर दूंगा, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उस शख्स ने कहा। तभी उसके कानों में आकृति की आवाज आई। शायद वो नींद में बड़बड़ा रही थी। वो शख्स आकृति के थोड़ा नजदीक गया तो वो थोड़ा थोड़ा सुन पा रहा था। रेहान, रेहान, तुम कहाँ हो? आकृति लगातार रेहान का ही नाम बड़बड़ा रही थी। उस शख्स ने जब सुना तो उसे आकृति पर बेहद गुस्सा आया, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आकृति को वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। वो गुस्से से वहां से उठकर चला गया। वही दूसरी ओर, रेहान, तुम याद करो कि आखिरी बार जब तुम आकृति से मिले थे तो क्या उसका बिहेवियर कैसा था? तुम्हें कुछ अजीब लगा हो, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आकृति खुद होकर गई है, किसी ने उसे मजबूर किया है। पर कैसे, आखिर कैसे कोई आकृति को मजबूर कर सकता है? तुम भी यहाँ हो, मयंक भी यही है, फिर कौन हो सकता है? अक्षरा ने कहा। हम्मम, तुम सही कह रही हो। सुबह से उसका बिहेवियर बेहद अजीब था, पर मुझे लगा कि ये नॉर्मल है। वो मुझे थोड़ी परेशान लग रही थी। रेहान ने सुबह आकृति का बिहेवियर याद कर कहा। जीजू, जीजू दी कहा है। मयंक दौड़ता हुआ आया। तभी सामने खड़ी अक्षरा को देख उसकी जान में जान आई और वो तुरंत भागकर सीधा अक्षरा के गले जा लगा और लगभग रोते हुए कहा, आप कहाँ चली गई थी दी? आपको पता है, जैसे ही जीजू ने मुझे से कहा तो मैं सीधा भागता हुआ आया। थैंक्स गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। मयंक ने ये सब रोते हुए कहा। पर कुछ देर बाद वो अक्षरा से अलग हुआ और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसने कहा, आपके गले लग मुझे बटरफ्लाई क्यों नहीं हो रहा? जैसे हर बार होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के गले लग रहा हूँ, क्योंकि मैं अक्षरा हूँ, तुम्हारी बहन की हमशक्ल। आकृति सच में गायब है। अक्षरा ने आंख नम कर कहा। क्या? पर क्यों दी? आखिर कहा है। सुबह से उनकी तबीयत भी खराब है। जीजू, आप पता करो ना। आप तो कुछ भी कर सकते हो, प्लीज मेरी दी को वापस लाओ ना। एक तो सुबह से मैं समीरा का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं लग रहा। मयंक ने कहा। क्या कहा तुमने? समीरा? ओह शिट रेहान, हम समीरा को कैसे भूल गए? अक्षरा ने कहा। रेहान ने तुरंत अपने नंबर से लंदन उसके आदमियों को कॉल किया, पर किसी का भी कॉल नहीं लग रहा था। कोई कॉल नहीं उठा रहा। रेहान ने कहा। रेहान, क्या तुम्हें लगता है कि समीरा ही वो वजह है? आदित्य ने कुछ सोच कर कहा। रेहान, मैं मेरे आदमियों से छानबीन कराती हूँ, तुम बस बता दो कि समीरा कहाँ रहती थी।
अक्षरा ने जैसे ही कहा आदित्य उसे घूरने लगा। एपिसोड 94। अक्षरा ने जैसे ही खुद ही बातों पर गौर किया कि उसने अभी अभी क्या बोला, उसने खुद का सिर पीट लिया। क्या तुम अब भी इन सब के साथ जुड़ी हुई हो? आदित्य ने गुस्से से कहा। वो आदि, वो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हारे आदमियों की बात कर रही थी, अक्षरा ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। ओह अच्छा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैं सब जानता हूँ, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपने आदमियों को कॉल करो और समीरा के बारे में पता कराओ, आदित्य ने कहा। क्या? अक्षरा ने हैरानी से कहा। क्या नहीं करो अभी? आदित्य ने कहा। अक्षरा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने आदमियों को कॉल मिला दिया। आदित्य ने उसके कान से फ़ोन हटाकर लाउड स्पीकर पर रख दिया। कुछ 2 से 3 रिंग में कॉल उठ गया और अक्षरा ने थोड़ी दबी और धीमी आवाज में कहा, हेलो मनी। हाँ बॉस बोला, तुमने मेरे को इतना टाइम बाद कॉल किया। सब ठीक है ना? अपने ब्रदर इन लॉ तो ठीक है ना? कहीं उनको पता तो नहीं चल गया? आप बोलती नहीं, क्या बात है बॉस? उधर से मनी ने कहा। क्यों? मेरी बसी बसाई गृहस्थी तोड़ने के पीछे पड़ा है, शायद मेरी मार भूल गया है। औन उधर तुझे खर्चा पानी देने को आ, अक्षरा ने खींचते हुए कहा। तभी उसे महसूस हुआ कि आदित्य उसे ही घूर रहा है, तो उसने जल्दी से कहा, सुन तुझे मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ समीरा नाम की लड़की है, उसके बारे में पता कर, वो ठीक है तो उसे अपने अड्डे पर ले जा। और हाँ एक बात और, बहन है वो मेरी, तो उसे कुछ हुआ तो। अक्षरा ने इतना ही कहा कि उधर से मनी की डरते हुए आवाज आई। अरे बॉस कैसी बात कर रहे हो? हमने पिछली बार भी तो उन लड़कियों को सेफली उनके घर पहुंचा दिया था ना। मेरे आदमी सारी जगह फैले हैं, मैं छोटी मैम को ढूंढता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ, मनी ने कहा। ठीक है, इतना कहकर अक्षरा ने फोन रख दिया। अक्षरा, ये मनी वही है ना जो तुम्हारे साथ काम करता था? आदित्य ने पूछा। हम। अक्षरा ने मुड़ी झुकाए कहा। और वो किन लड़कियों की बात कर रहा था जिन्हें तुमने बचाया है? आदित्य ने अगला सवाल किया। वो मैंने और आकृति ने मिल कुछ लड़कियों को बचाया था उस दिन पार्टी में। फिर अक्षरा ने धीरे धीरे सारा सच बता दिया, जिसे सुन वहाँ खड़े हर शख्स के चेहरे पर शॉक्ड के भाव थे, सबकी नजरें अक्षरा को ही घूर रही थी। क्या तुम उस पार्टी वाली रात की बात कर रही हो जिस दिन तुम दोनों कुछ टाइम के लिए कहीं चली गई थी और जब आई तो बेहद डरी हुई थी? रेहान ने पूछा। अक्षरा ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उन लड़कियों ने बताया कि उन्हें किसने बंदी बनवाया था? रेहान ने पूछा। वो नहीं जानती कि उन सब के पीछे कौन था, अक्षरा ने कहा। क्या तुम्हें ये लगता है कि उस वजह से आकृति गायब हुई है? आदित्य ने पूछा। शायद, कुछ कह नहीं सकते, पर देखते हैं अक्षरा के आदमी को जानकारी देते हैं, रेहान ने कहा। सभी आकृति को ढूंढने के लिए अपने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करने लगे। वहीं दूसरी तरफ आकृति अपने कमरे से बाहर आई और बाहर इधर उधर घूमने लगी। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से पूरे महल में शांति छाई हुई थी। आकृति इधर से उधर देख रही थी, तभी उसे किसी रूम से किसी के बात करने की आवाज आई। आकृति को साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर यह आवाज उसी शख्स की थी। आकृति थोड़ा पास गई और फिर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी। भाई साहब, ये आप ठीक नहीं कर रहे, एक लड़की की आवाज आकृति के कानों में पड़ी। आपका इन सब से कोई वास्ता नहीं है, हमें वो हर कीमत में चाहिए, फिर उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उस शख्स ने कहा। भाई साहब, आप एक बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं? क्या आपका प्यार इतना स्वार्थी है? उनके पेट में वो लड़की आगे कुछ बोलती उससे पहले उस शख्स की गुस्से वाली आवाज आई। मैं नहीं देख सकता कि उनके पेट में किसी और का बच्चा पनपे, अगर वो बच्चा चाहती है तो हम हमारा बच्चा करेंगे, पर किसी और का नहीं समझ में आया, और खबरदारगा उन्हें इस बारे में भनक भी पड़ी, समझी आप?
उस शख्स ने कहा, क्या बच्चा? आकृति का हाथ अनायास ही अपने पेट पर चला गया। मेरा और रेहान का बच्चा हमारे प्यार की निशानी में मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी बेबी। आपके पापा आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे। आकृति ने अपनी गीली आंखें पोंछ ली, पर वो थोड़ा सा ही पीछे हुए थी कि वहाँ रखा वास टूटकर गिर गया। आकृति बुरी तरह डर गई। वो सीधा बाहर की ओर भागी। तभी पीछे से एक आवाज उसके कानों में पड़ी, रुक जाए वहीं पर। ये आवाज उस शख्स की थी। आकृति बड़े से दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी। वो गुस्से से पीछे मुड़ी और उस शख्स को गुस्से से देखने लगी। वो शख्स आगे बढ़ने ही वाला था कि आकृति ने अपने पास पड़ा वास जमीन पर द मारा और उसके कुछ टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाकर खुद की कलाई पर रख लगभग धमकाते हुए कहा, पास मत आना मेरे। देखिए भाभी सा आपको लग जाएगी, प्लीज वो खुद से दूर कीजिए। उस लड़की ने कहा, रानी सा आप ये क्या कर रही है? आप समझ क्यों नहीं रही? आप हमारी है और ये बच्चा उस आदमी का। आपको अगर बच्चा चाहिए तो हम हमारा बच्चा करेंगे ना। उस शख्स ने कहा, क्योंकि वो जानता था कि आकृति को सब पता चल गया है। एपिसोड 95। ये मेरे और रेहान की प्यार की निशानी और मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ, समझे आप दोनों? आकृति ने गुस्से से कहा। देखिए आप पहले शांत हो जाए और वो फेंकिए वरना आपको चोट लग जाएगी। उस शख्स ने कहा, लगती है तो लग जाने दो, पर अब आप दोनों मेरी बात कान खोलकर सुनो। मुझे अभी के अभी रेहान से बात करनी है। आकृति ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही है आप? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझी आप? उस शख्स ने कहा, तो फिर ठीक है। इतना कहकर आकृति ने उस फ्लावर पॉट के टुकड़े से अपने हाथ पर कट कर दिया फिर और उसमें से खून बहने लगा। ये आप क्या कर रही है? उस शख्स ने घबराते हुए कहा, वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब बोलिए, कॉल लगा रहे हैं या मैं खुद को और तकलीफ पहुंचाऊं? आकृति ने अपना खून दिखाते हुए कहा, भाई सा कुछ करो। अगर इनका ज्यादा ब्लड लॉस हुआ तो बहुत परेशानी होंगी। लड़की ने कहा। उस शख्स ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना फोन जेब से निकाल रेहान को कॉल मिला दिया। रेहान जो सबके साथ बैठा था, उसका फोन रिंग करने लगा। उसने शो हो रहे नंबर को देखा, फिर सबकी ओर देखकर कहा, ये बलराज सिंह राठौर मुझे इस समय कॉल क्यों कर रहा है? हम एक काम करो, फोन लाउड स्पीकर पर करो। आदित्य ने कहा। हेलो, रेहान ने कहा। यही था बलराज सिंह राठौर जिसने आकृति को जबरदस्ती कैद कर रखा था। उसने भी कॉल लाउड स्पीकर पर रखा। रेहान की आवाज़ सुन आकृति की आंखों में पानी आने लगा। उसने जल्दी से कहा, रेहान प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। रेहान और बाकी सब ने जब आकृति की आवाज़ सुनी तो हैरान हो गए। रेहान ने जल्दी से कहा, आकृति तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अरे मिस्टर आहूजा, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारी रानी सा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बलराज सिंह राठौर ने कहा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आकृति को ले जाने की? रेहान ने गुस्से से कहा। तमीज से मिस्टर आहूजा, हम राजस्थान के हुकुमसा है तो ज़रा तमीज से बात करो। और रही बात रानी सा की तो वो सिर्फ हमारी है। अब तुम जो करना चाहो कर लो, पर रानी सा तो हमारी ही होंगी। परसों ही शादी कर रहे हैं हम, तो आने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम चाहे कितने भी बड़े बिजनेस टाइकून क्यों ना हो, पर तुम कभी हमसे नहीं जीत पाओगे। खुला चैलेंज है हमारा, क्योंकि किसी ने हमें कमाका है, बस उसे बताना है हमारी पावर। लास्ट वाली लाइन उसने आकृति को देख कही। इतना कहकर बलराज सिंह राठौर ने कॉल रख दिया। रेहान ने गुस्से से फ़ोन जमीन पर फेंक दिया। इसे तो मैं अब बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। रेहान बाहर जाने को हुआ कि अक्षरा बीच में आते हुए बोली, रेहान नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम नहीं जानते बलराज सिंह राठौर को।
उसके राजस्थान में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता, वो कोई आम इंसान नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे कैसे रह सकते हैं? रेहान ने गुस्से से कहा। रेहान अक्षरा सही कह रही है, गुस्से में उठाए हुए कदम हमेशा गलत होते हैं। हम इतना तो जानते हैं ना कि आकृति अब ठीक है और वो कहाँ है। आदित्य ने रेहान को समझाते हुए कहा, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? आई मीन सीरियसली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम जानते भी हो आकृति के बिना एक पल मेरे लिए सदियों के बराबर है। रेहान ने हताशा से कहा, हम सब जानते हैं पर हम किसी आम इंसान से नहीं भीड़ रहे, समझने की कोशिश करो। अक्षरा ने कहा, जीजू प्लीज बात को समझो, अक्षरा दी सही कह रही है, हमें कोई ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे आकृति दी हमारे पास आ जाए। मयंक जो कब से चुप था उसने कहा, ठीक है फिर, रेहान ने कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। सभी ने एक गहरी सांस ली, तभी अक्षरा का फोन बजने लगा। कॉल मनी का था। अक्षरा ने फोन उठाया और कान से लगा लिया। हेलो मनी, बोलो, अक्षरा ने कहा। फिर कुछ देर बात करने के बाद आकृति ने कॉल रख दिया। फिर सबकी ओर देख कहा, मेरे आदमी जब वहां गए तो अचानक रेहान के गार्ड्स ने इन पर फायरिंग कर दी। मेरे आधे से ज्यादा आदमी मारे गए हैं। समीरा वहीं पर है पर समझ नहीं आ रहा कि रेहान के गार्ड्स ने मेरे गार्ड पर हमला क्यों किया। अक्षरा ने कहा तो आदित्य ने कहा, हो ना हो ये आदमी बलराज सिंह राठौड़ के ही है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आकृति को अपने पास बुलाने के लिए बलराज सिंह राठौड़ ने समीरा का सहारा लिया। हमें दोनों को बचाना है, रेहान ने कहा। फिर अपने फ़ोन से अपने एक खास आदमी को कॉल कर कहा, तुम अपने स्पेशल ट्रेन्ड गार्ड्स को लेकर लंदन जाओ और समीरा को यहाँ लेकर आओ, पर याद रखना समीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी निकलता हूँ बॉस, उधर से कहा गया तो रेहान ने कॉल रख दिया। मुझे दोनों को बचाना है किसी भी हाल में, रेहान ने कहा। रेहान, हम एक काम करते हैं, तुम और अक्षरा राजस्थान के लिए निकलो और मैं लंदन जाता हूँ, इससे हम दोनों को ही बचा सकते हैं। हम किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। आदित्य ने कहा, पर तुम मेरी फैमिली के लिए अपनी जान, रेहान ने कहा ही था कि तभी आदित्य ने गुस्से से कहा, हम भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। अक्षरा को तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों हमशक्ल है। शायद यहाँ उसकी जरूरत पड़े। हम हमशक्ल नहीं, बहनें हैं, भूल गई डीएनए रिपोर्ट, अक्षरा ने कहा तो मयंक हैरानी से अक्षरा को देखने लगा। एपिसोड 96। राजस्थान में बलराज सिंह राठौड़ ने जैसे ही फोन रखा उसकी नज़र आकृति पर गई, जिसकी आंखों में अब एक चमक आ गई थी। उसने वो फ्लावर पॉट का टुकड़ा फेंक दिया, फिर टेबल पर आकर बैठी और बलराज सिंह राठौड़ को देख बोली, मुझे भूख लगी है। बलराज सिंह राठौड़ हैरानी से आकृति को देख रहा था, वही उसके पास खड़ी रूपल भी अचंभे से आकृति को देख रही थी। भाई सा, ये भाभी सा को हुआ क्या है? अभी तो जान की धमकी दे रही थी और अब अचानक से इतना चेंज। रूपल ने धीरे से कहा, क्या आपके यहाँ मेहमानों को खाना नहीं खिलाया जाता? मेरे बच्चे को भूख लगी है, आकृति ने दोबारा कहा, और इस बार उसने लास्ट वाली लाइन थोड़ा जोर से कही थी। बलराज सिंह राठौड़ ने गुस्से से आकृति को देखा तो आकृति ने उसे इग्नोर किया। बलराज और रूपल भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और मेड ने भी तुरंत सबको खाना परोस दिया। आकृति आराम से खाना खा रही थी। अब उसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इतना तो वो अपने प्यार को जानती ही थी कि वो उसको बचाने आएगा। आकृति को आराम से और अच्छे से खाता देख बलराज सिंह राठौड़ के चेहरे पर थी थोड़ी शांति आ गई थी, पर फिर भी उसके मन में अब भी एक डर था, डर आकृति से दूर होने का। कुछ देर बाद खाना खाकर आकृति बाहर की ओर जाने लगी। ये देख बलराज सिंह राठौड़ ने तेज आवाज में कहा, आप कहाँ जा रही है? गार्डन में टहलने। अब ये मत कहिएगा कि इसके लिए भी मनाही है, आकृति ने पीछे मुड़कर कहा। और अगर आपने भागने की कोशिश की तो? बलराज सिंह राठौड़ ने कहा।
उसकी आप चिंता मत करो क्योंकि मैं अब कहीं नहीं भागने वाली। वो क्या है ना, मेरा बच्चा अभी काफ़ी वीक है, आने वाले 3 महीने मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि मेरे बच्चे को कुछ हो। आकृति ने ये बात अपने पेट को सहलाते हुए कहा था। बलराज सिंह राठौर ने गुस्से का घूंट भरा और कहा, ठीक है, हम भी आपके साथ चलते हैं। आकृति ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो बाहर की ओर चली गई। वहाँ काम कर रहे सभी मेड तो बस आंखें फाड़े आकृति को जाते हुए देख रहे थे। किसी की बात न मानने वाला अकड़ू और घमंडी इंसान जिसे इग्नोर करने की या उसकी आंखों में आंखें डाल बात करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, ऐसा इंसान चुपचाप आकृति की सारी बातें मान रहा था। वो आज एक अलग शख्स लग रहा था। कहते हैं कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक वो दुनिया वालों को दिखाता है और एक वो जो उसका रियल फेस होता है। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। महल के बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जहां बहुत सारे पेड़ पौधे लगे थे, जिससे वहां का माहौल काफी सुखद था। और आकृति इन हवाओं को महसूस कर टहल रही थी, पर उसका दिल अभी भी उदास था क्योंकि उसका रेहान जो उसके पास नहीं था, आज उसे बेहद दुख हो रहा था। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका और रेहान का बच्चा अब उसके कोख में था। जब रेहान को पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, ये सोच सोच आकृति खुश भी थी और दुखी भी। आकृति के पीछे पीछे बलराज सिंह राठौर चल रहा था। वो समझ गया था कि आकृति उदास है। उसने आकृति के साथ चलते हुए कहा, आप ठीक है? आकृति ने बस हमें गर्दन हिला दी। क्या आप सच में हमारी नहीं हो सकती? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती करें। आखिर उस आदमी में ऐसा भी क्या है? बलराज सिंह राठौर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, हम आप नहीं जानते रेहान को, इसलिए ये कह रहे हो, पर रेहान का प्यार हम जानते हैं। वो हमारी शादी आपसे कभी नहीं होने देगा। आकृति ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। इतना भरोसा है आपको उस आदमी पर? बलराज सिंह राठौर ने चिढ़ते हुए कहा। खुद से भी ज्यादा। आकृति ने बस इतना ही कहा। बलराज सिंह राठौर आगे कुछ भी ना बोल सका। आकृति भी चुपचाप ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। इन हवाओं में एक अलग सा सुकून था जो कि आकृति को काफी राहत दिला रहा था। कुछ देर बाद आकृति वही एक बेंच पर बैठ गई। बलराज भी उसके पास बैठ गया। आकृति अब भी बस सामने देखे जा रही थी। वही बलराज सिंह राठौर एकटक आकृति को देखे जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद बलराज सिंह राठौर ने धीरे से कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आकृति ने एक लंबी सांस ली और सामने देखते हुए ही कहा, मैं मेरी और रेहान की मुलाकात के बारे में सोच रही हूँ और तब से लेकर अब तक का हमारा सफ़र कितना दर्द भरा था। सब बदला, सब हालत, रिश्ते कुछ नहीं बदला तो रेहान का वादा जो उसने मुझसे किया था कभी साथ ना छोड़ने का, उसने हर बार अपना वादा निभाया, पर मैं शायद अपने प्यार पर खरी नहीं उतरी। मैंने हमेशा ही उसे तकलीफ पहुंचाई, उसे दर्द दिया और वो मुझे पागलों की तरह चाहता रहा। ना जाने क्या क्या नहीं किया उसने मेरे लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया और अमेरिका चला गया। मेरे लिए उसने। कहते कहते आकृति खामोश हो गई और तभी बलराज सिंह राठौर ने पूछा, वैसे तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर उस शख्स ने ऐसा भी क्या क्या किया है तुम्हारे लिए कि उसके लिए आप हमें मना कर रही है? बलराज ने जान लिया था कि अगर उसे आकृति को पाना है तो पहले उसके दिल में खुद के लिए जगह बनाना पड़ेगी। बलराज की बात सुन आकृति ने हैरानी से उसे देखा और कहा, क्या तुम मेरी और रेहान की कहानी जानना चाहते हो? एपिसोड 97। बलराज ने हमें अपनी गर्दन हिलाई तो आकृति हल्का सा मुस्कुरा दी और बलराज को देखते हुए कहा, अगर आप चाहते ही हो तो मैं बताऊंगी। मेरी और रेहान की मुलाकात स्कूल में हुई थी। रेहान उस टाइम बहुत फेमस था क्योंकि उसके डैड एक बड़े बिजनेसमैन थे और स्कूल के ट्रस्टी भी। हमारी स्कूल में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे प्यार।
स्कूल सिर्फ 12th तक ही थी, इसलिए हमने सोचा कि आगे की पढ़ाई हम बाहर जाकर करेंगे क्योंकि हम दोनों को ही डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी। पर कहते हैं ना, हमेशा जैसा हम चाहते हैं जरूरी तो नहीं कि वो सब सच हो। और कुछ ऐसा ही हुआ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी और रेहान की मॉम को ये बात पता चल गई, इसलिए उन्होंने मेरे मॉम डैड को धमकी दी। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर रेहान ने कहा कि वो सब ठीक कर देगा। पर एक दिन रात को मेरे मॉम डैड कहीं जा रहे थे, तभी किसी ने उनकी कार का एक्सीडेंट करा दिया। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला किसी ने एक्सीडेंट के लिए पैसे दिए थे। तभी मेरे पास एक कॉल आया। ये कॉल रेहान की मॉम का था। उन्हें ये बात पता चल गई थी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने रेहान से ब्रेकअप नहीं किया तो वो मेरे भाई और बहन को मौत के घाट उतार देगी। मैं कुछ नहीं कर पाई और फेयरवेल वाले दिन सबके सामने जब रेहान ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने चाटा मारकर सबके सामने उससे ब्रेकअप किया। मैं टूट चुकी थी, कोई नहीं था मेरा, पर मयंक और समीरा के लिए तो मैं ही उनका सब थी। मुझे उनके लिए जीना था, इसलिए पास्ट को भुलाकर नर्स की पढ़ाई की साथ ही पार्ट टाइम जॉब की, जिससे मैं घर खर्चा चला सकूं। सब ठीक चल रहा था, पर फिर कुछ सालों बाद दोबारा मेरी लाइफ में रेहान आया और फिर आकृति ने वो सब बताया कि कैसे रेहान की और उसकी शादी हुई तब से लेकर अब तक। पर उसने कुछ बातें नहीं बताई, जैसे कि अक्षरा वाली बात की वो दोनों एक जैसी है। बलराज सिंह राठौड़ बेहद ध्यान से आकृति की बात सुन रहा था। जानते हैं आप, साल बीते, ना जाने कितनी कठिनाइयां आई, लोग बदले, पर जो नहीं बदला वो है मेरे रेहान का मेरे लिए प्यार। आकृति की आंखें नम थी। हम चलिए अब सोते हैं, काफी वक्त हो गया है, बलराज सिंह राठौड़ ने कहा। आकृति ने हमें गर्दन हिलाए और उठकर जाने लगी। बलराज को कुछ याद आया और उसने आकृति को जाते देख कहा, एक मिनट, तुमने कहा तुम नज़ हो तो वो तुम्हारा खुद को नुकसान पहुंचाना। मैं बस मेरे रेहान को बताना चाहती थी कि उसकी आकृति ठीक है और सही सलामत उसका वेट कर रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, तो मुझे पता है कौन सी नस पर कट करने से मेरे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर आकृति चली गई। ओह गॉड, हम ये बात कैसे भूल गए। अगर किसी को पता चला कि इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, बलराज सिंह राठौड़ ने मन में कहा। जाती हुई आकृति को देख उसने कहा, पर आप, एक और ऐसा राज है जिसके बारे में नहीं जानती। इतना कहकर वो अपनी यादों में खो गया। आकृति रूम में जा ही रही थी कि तभी उसे सामने से आती हुई पारुल दिखी। भाभी, आप सोने जा रही है, पारुल ने मुस्कुराकर कहा। आकृति ने कुछ नहीं कहा और सीधे अपने रूम में चली गई और डोर बंद कर दिया। पारुल ने खुद से ही कहा, भाई सा की गलती की सजा मुझे क्यों। फिर पारुल ने खुद के कंधे उचका दिए और वहां से चली गई। वही रूम में आकृति जैसे ही आई उसने डोर बंद किया और धीरे से अपनी कमर में छुपा रखा फोन निकाला, जो उसने एक मिनट का देख ले चुपचाप उठा लिया था। आकृति ने रेहान का नंबर डायल किया, पर फोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर आकृति ने अक्षरा को फोन लगाया। अननोन नंबर देख उसने एक नज़र रेहान को देखा जो कार ड्राइव कर रहा था। उसने कुछ सोच कॉल उठा लिया। हेलो, कौन? अक्षरा ने कहा। ये मैं हूँ दी आकृति। आकृति ने धीरे से कहा। क्या आकृति, ये तुम हो? अक्षरा ने खुश होते हुए कहा। अक्षरा के मुंह से आकृति का नाम सुन रेहान ने कार साइड में लगाई और अक्षरा से फोन लेकर खुद के कानों पर लगाकर कहा, हेलो आकृति। हेलो रेहान, आकृति ने रोते हुए कहा। तुम ठीक हो ना बेबी? में तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आ रहा हूँ, रेहान ने कहा। रेहान प्लीज, मुझे तुम्हारे पास आना है, तुम्हारे बगैर मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती, आकृति ने रोते हुए कहा। तुम पहले रोना बंद करो, मैंने कहा ना, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, रेहान ने आकृति को समझाते हुए कहा। तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताना है।
आकृति के हाथ अपने पेट को सहलाते हुए कहा, हमें जल्द ही आऊंगा। रेहान ने कहा। आकृति ने देखा कि फ़ोन की बैटरी लो है तो उसने जल्दी से कहा, रेहान इसमें चार्जिंग नहीं है, ये फ़ोन कभी भी बंद हो सकता है। रेहान प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और फ़ोन कट गया। आकृति ने बेबसी से कटे हुए फ़ोन को देखा, फिर पेट को सहलाते हुए कहा, आपके डैड हम दोनों को लेने जल्द ही आएंगे। इतना कहकर आकृति बेड पर लेटकर सो गई। एपिसोड 98। वहीं दूसरी ओर कार में, रेहान प्लीज भरोसा रखो, हम आकृति को कुछ नहीं होने देंगे। अक्षरा ने रेहान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। रेहान ने रुआसा होकर कहा, कैसी बात कर रहे हो, उसे कुछ नहीं होगा, तुम भरोसा रखो, हम जा रहे हैं ना। अक्षरा ने कहा। रेहान ने हमें गर्दन हिलाई और कार आगे बढ़ा दी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद उनकी वो आखिरकार राजस्थान पहुंच ही गए। उन्होंने उदयपुर में ही एक नॉर्मल होटल में चेकिंग करवाई। कुछ देर बाद फ्रेश होकर उन्होंने मिलने का तय किया, फिर वो अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले गए। 1 घंटे बाद अक्षरा रेहान के केबिन में आई और उसने काउच पर बैठते हुए कहा, मैंने जांच पड़ताल की है और इससे ये पता चला है कि हम उसके शहर में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसका सिक्का चलता है यहाँ जैसे कि मैंने सोचा था। हम्मम ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास एक प्लान है और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रेहान ने कहा। प्लान? अक्षरा ने कहा। अगली सुबह महल में रानी साहिबा आपको हुकुम सा नीचे बुला रहे हैं। एक मेड ने कहा, मैं आ रही हूँ, आकृति ने कहा और वो थोड़ी देर बाद नीचे आ गई। बलराज सिंह राठौर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा नाश्ता कर रहा था। आकृति भी उसके पास आकर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। कल हमारी शादी है, बलराज सिंह राठौर ने कहा। शादी की बात सुनते ही आकृति के हाथ रुक गए और उसने बगैर बलराज को देखे ही कहा, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। बलराज का हाथ चम्मच पर कस गया, पर वो आकृति पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आकृति की बात को इग्नोर किया। हम आज शॉपिंग करने जाएंगे, बलराज सिंह राठौर ने कहा। आकृति ने उसकी बात पर खास ध्यान नहीं दिया और अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद उनकी कार एक बड़े मॉल के सामने रुकी। आकृति बेमन से उतरी और अंदर की ओर चली गई। वही बलराज सिंह राठौर के चेहरे पर स्माइल थी और वो भी आकृति के पीछे चलने लगा। वो लेडीज सेक्शन में गए। आकृति सोफे पर बैठ गई और एक मैगजीन लेकर पढ़ने लगी। हमारी रानी सा के लिए बेस्ट कपड़े दिखाए, बलराज सिंह राठौर ने कहा। सामने खड़ी सेल्स गर्ल ने हमें गर्दन हिलाई और फिर वो अंदर चली गई। आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे कि हमने आपके साथ कुछ बहुत बुरा किया है, बलराज सिंह राठौर ने आकृति के हाथ से मैगजीन लेते हुए कहा। आकृति उठी और जाने लगी तो बलराज ने तुरंत कहा, कहाँ जा रही है आप? आकृति ने उसे घुरा फिर उठते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, क्या ये भी पूछकर जाना होगा? आकृति की बात सुन बलराज झेप गया और आकृति को जाने को कह दिया। आकृति वॉशरूम में गई और मिरर के सामने खड़े होकर खुद से ही कहा, रेहान कहाँ हो तुम? तभी एक लड़की उस वॉशरूम में आई और आकृति के कंधे पर हाथ रख कहा, तुम अकेली नहीं हो आकृति? आकृति ने जैसे ही वो आवाज सुनी वो हैरान हो गई और पीछे मुड़ी। सामने खड़ी लड़की को देख आकृति की आंखों में पानी आ गया और वो अक्षरा के गले जा लगी। शशिश, चुप हो जाओ, अक्षरा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। हम्मम आप यहाँ हो तो रेहान कहाँ है? आकृति ने कहा, वो होटल में तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम उसके पास जाओ, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगी, अक्षरा ने कहा। क्या मतलब आप संभाल लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ने आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती दी, आकृति ने कहा। आकृति देखो, बात को समझो, अभी बहस करने का समय नहीं है, तुम भी कहती हो ना, तो मेरी बात समझो, हम में से किसी एक को उस बलराज के साथ आज के दिन रहना ही होगा।
और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कल सुबह यहाँ से निकल सीधा एयरपोर्ट चली जाऊंगी। तुम अभी रेहान के पास जाओ, नीचे जाकर टैक्सी लेना और सीधे होटल पैलेस पहुँचना। वहाँ पर रूम नंबर 402 में रेहान है और ये लो ये फ़ोन, मेरे कॉन्टैक्ट में रहना। अक्षरा ने आकृति के हाथ में फ़ोन देते हुए कहा, पर अभी भी आकृति का मन नहीं मान रहा था। उसने अक्षरा को नम आंखों से देख कहा, दी हम तीनों कल आपका वेट करेंगे। अक्षरा ने कहा, तीनों? हमें रेहान और ये? आकृति ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। अक्षरा ने आकृति को गले लगा लिया। अब तो तुम्हारा यहाँ से निकलना और भी जरूरी है। जल्द से जल्द रेहान को ये बात बताओ, देखना वो बहुत खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि वो डैड बनने वाला है। अक्षरा ने कहा। वही बाहर सोफे पर बैठा बलराज सिंह राठौड़ को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि आकृति कुछ ज्यादा ही देर कर रही थी। आखिर इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? बलराज सिंह राठौड़ ने खुद से कहा और फिर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वो अभी आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा सामने से ही आकृति आ रही थी। बलराज सिंह राठौड़ उसके पास गया और परेशानी से कहा, तुम ठीक हो ना? शायद यही है बलराज सिंह राठौड़, मुझे नॉर्मल रहना होगा। आकृति अभी भी इसी मॉल में है। अक्षरा ने मन ही मन खुद से कहा, मैं ठीक हूँ, चलो शॉपिंग करते हैं। अक्षरा ने कहा तो बलराज सिंह राठौड़ उसे देखने लगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो शॉपिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं थी और अब इसे शॉपिंग करना है। अभी कुछ देर पहले तो तुम्हें शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं था। बलराज सिंह राठौड़ ने आपस में भावे मिलाते हुए कहा, मर गई मैं भूल कैसे गई, भले ही हम दोनों एक जैसी है, पर बिहेवियर ओ गॉड कहीं इसे शक ना हो। अक्षरा ने खुद सब्र बढ़ाया, वो अब मेरा मन कर रहा है, अगर नहीं चाहते तो मैं जा रही हूँ। अक्षरा ने कहा और वो जाने लगी। नहीं, चलो शॉपिंग करते हैं, बलराज ने कहा तो आकृति आगे मॉल की ओर बढ़ गई। एपिसोड 99। बलराज गौर से अक्षरा को देख रहा था, क्योंकि उसे ये कुछ तो अजीब लग रहा था। वही दूसरी ओर आकृति होटल पहुंच गई थी। वो जैसे ही डोर के पास पहुंची, डोर खुल गया। डोर खुलते ही रेहान ने आकृति को देखा और हाथ पकड़ उसे अंदर खींचकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। आकृति ने भी कसकर रेहान को पकड़ लिया। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। रेहान ने आकृति के चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से कहा, तुम ठीक हो? हम आकृति ने कहा। फिर वो दोबारा रेहान के सीने से जा लगी। आकृति को रेहान ने और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया। ये सुकून वो ना जाने कब से मिस कर रहा था। भले ही उन्हें युगले मिले ज्यादा दिन नहीं हुए थे, पर रेहान की रूह इस ख्याल से भी कांप जाती थी कि वो आकृति उससे दूर थी। रेहान ने आकृति कुछ देर यूं ही गले लगे रहे, तभी आकृति को अजीब लगा और वो जल्दी से रेहान से दूर होकर वॉशरूम में चली गई। रेहान आकृति को यूं जाता देख घबरा गया और वो भी आकृति के पीछे पीछे वॉशरूम में आया तो देखा आकृति वॉमिट कर रही थी, तो वो जल्दी से आकृति के पास गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर बाद आकृति नॉर्मल हुई और उसने अपना चेहरा धोया। रेहान ने उसका चेहरा पोंछते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया है? रेहान को समझ नहीं आया कि आखिर आकृति उसे मना क्यों कर रही है। उसने आकृति को गोद में उठा लिया और बाहर ले जाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम एक काम करो, अभी आराम करो। रेहान ने इतना कहकर आकृति को बेड पर लिटा दिया। वही दूसरी ओर अक्षरा ने आज कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली थी। उसको यूं शॉपिंग करता बलराज सिर्फ देख रहा था। आप आज अलग अलग सी क्यों लग रही है? बलराज और अक्षरा जब कार में बैठे तो बलराज ने उसके चेहरे पर खुशी देख कहा, तो आप क्या चाहते हैं मैं खुश ना रहूं? अक्षरा ने संभलते हुए कहा, वो तो भूल गई थी कि वो आकृति है और आकृति ऐसे बिहेव नहीं करती, इसलिए उसने कुछ सोच बलराज को जवाब दिया। उसकी बात सुन बलराज ने आकृति को ध्यान से देखा, फिर कुछ सोचते हुए खुद से कहा, आज
आकृति को देख अजनबियों जैसी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे ये मेरी आकृति है ही नहीं, पर ये नामुमकिन है। शायद आकृति मेरे प्यार को समझ गई है और वो दिल से इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है, शायद इसलिए वो इतनी नॉर्मल है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। बलराज ने अपना सिर झटका और आकृति को देखा, कहा, आपको भूख लगी है? ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे बहुत भूख लगी है, अक्षरा ने कहा। उसकी बात सुन बलराज हल्का सा मुस्कुराया और कार रेस्टोरेंट की ओर मोड़ दी। अक्षरा ने मन ही मन खुद से कहा, अक्षरा, अक्षरा तुम ये कैसे भूल जाती हो कि तुम अक्षरा नहीं आकृति हो, और आकृति इस तरह बिहेव नहीं करती। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो शायद इस बलराज सिंह राठौड़ को तुम पर शक हो जाएगा। बलराज ने जब देखा कि आकृति खुद में ही बड़बड़ा रही है तो उसने आकृति के कंधे पर टेप करते हुए कहा, क्या सोच रही हो? बलराज के ऐसा करने से अक्षरा घबरा गई और तुरंत कहा, नहीं तो वो मैं ये सोच रही थी कि कल का दिन कैसा होगा। बलराज ने सुना, फिर खुश होते हुए कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए रानी सा, हम आपका कल का दिन यादगार बना देंगे। बलराज की बात सुन अक्षरा ने अपना थूक मुश्किल से निगला और मन ही मन कहा, अगर आदि को पता चला तो वो इस बलराज को छोड़ेगा नहीं और पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। बलराज सिंह राठौड़ को आकृति की बातें बेहद अजीब लग रही थी, क्योंकि जब आकृति उसके पास थी तब वो उससे बात भी बड़ी मुश्किल से करती थी, पर अभी जो आकृति उसके सामने थी वो बलराज सिंह राठौड़ से बात कर रही थी और यही बात उसे खटक रही थी। वही दूसरी ओर रेहान ने आकृति को बेड पर लिटाया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगा। आकृति उठी और अपना सिर रेहान के सामने बैठ गई और रेहान का हाथ अपने पेट पर रख उसने बड़े प्यार से रेहान से कहा, रेहान मैं मॉम बनने वाली हूँ और तुम डैड। रेहान ने जैसे ही आकृति की बात सुनी उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने आकृति को खुद के सीने से लगाया और खुश होते हुए कहा, थैंक यू सो मच बेबी, मुझे इतना बड़ा तोहफा देने के लिए। तुम नहीं जानती कि मैं आज कितना खुश हूँ, यकीन मानो ये बच्चा हमारे रिश्ते को और मजबूत करेगा। आकृति ने रेहान के सीने से लगे हुए ही कहा, पर रेहान अक्षरा दी का क्या? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वहां से भागना उसके लिए आसान है। रेहान ने आकृति की पीठ सहलाते हुए कहा, पर अगर बलराज सिंह राठौड़ को पता चला कि वहां में नहीं दी है और अगर उन्होंने उसे चोट पहुंचाई तो? आकृति ने घबराते हुए कहा, नहीं आकृति, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। रेहान ने आकृति को दिलासा दिलाते हुए कहा, आकृति ने बस इतना ही कहा, फिर वो वैसे ही रेहान की बाहों में सो गई। उसने रेहान की बाहों को बेहद मिस किया था। ये सुकून के पल आकृति के लिए बेहद अहम थे। उसे रेहान की आदत हो गई थी, उसका प्यार, उसकी केयर, उसका बिहेवियर, सबकी आकृति को आदत हो गई है। दुनिया में रेहान अकेला ऐसा शख्स था जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को इसी दुनिया में स्वर्ग और नर्क दिखा सकता है। अगर सही इंसान चुना तो जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं होती। वही दुनिया में कुछ झूठ के मुखौटे पहले लोग भी हैं जो प्यार का दिखावा करते हैं और फिर प्यार में धोखा देते हैं, जिससे जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। पसंद करना और प्यार करना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पसंद आप उस शख्स को देख करते हो और प्यार में तो बस फीलिंग्स इम्पोर्टेंट होती है, ना कि सामने वाले की पर्सनैलिटी। पर आजकल के लोग तो चेहरे पर मुखौटे लगाए घूमने लगे हैं, जिससे कौन सही और कौन गलत ये पता करना लगभग नामुमकिन है। पर अगर आप सच जानना ही चाहते हैं तो एक बार अपने दिल से पूछिए, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये हमेशा आपसे सच ही कहता है, बस आप उसे समझिए। जिंदगी बेहतर हो जाएगी, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। एपिसोड 100। अगले दिन अक्षरा अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने जल्दी से कॉल उठाया। ये कॉल आदित्य का था। हेलो आदि, समीरा कैसे है अब? अक्षरा ने फोन कान से लगाते ही पूछा।
वो अब ठीक है, मेरे साथ इंडिया आ गई है, वो तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम ये बताओ कि तुम कब यहाँ आ रही हो? आदित्य ने पूछा। अगर आदित्य को मैंने बताया कि मैं कहाँ हूँ तो वो मुझे जान से ही मार देगा। अक्षरा ने मन ही मन कहा। वो मैं। अक्षरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही रूम का डोर नॉक हुआ और एक मेड अंदर आई और कहा, रानी सा ये आपके शादी के कपड़े, आप जल्दी तैयार हो जाए। इतना कहकर मेड चली गई। उसके जाते ही अक्षरा ने अपना माथा पीट लिया और फोन कान से लगाते हुए जैसे ही कुछ कहने को हुई आदित्य ने लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम शादी? ये सब हो क्या रहा है? अक्षरा देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो वरना तुम मुझे जानती हो। आदित्य की बात ने अक्षरा को अंदर तक डरा दिया। सच बताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने आदित्य को सब सच सच बता दिया। आदित्य अक्षरा की सारी बात सुन रहा था और सुनते सुनते उसका गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। अक्षरा ने आगे कहा, देखो आदि, आकृति मेरी बहन है, कैसे मैं नहीं जानती, पर वो मेरे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि ऐसे खुद की जान को खतरे में डालना एक बेवकूफ़ी है, पर मैं आकृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अक्षरा की बात आदि समझ रहा था। उसने अपने आप को रिलैक्स कर कहा, मुझे मेरी अक्षरा पर गर्व है, और रही बात वहाँ से भागने की तो वो तो तुम्हारे लिए चुटकियों का काम है। मैं जानता हूँ कि तुमसे कहने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी अपना ख्याल रखना। आदित्य ने कहा। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगी आदि। अक्षरा ने प्यार से कहा। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ, सांची के स्कूल लेकर जाना है। आदित्य ने कहा। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। अक्षरा ने कहा, फिर कॉल रख दिया। अक्षरा ने फोन रखा ही था कि डोर पर नॉक हुआ। उसने दरवाजे पर देखा तो वहां उसे बलराज खड़ा दिखा। बलराज ने अक्षरा को देखा, फिर कहा, आकृति क्या मैं बात कर सकता हूँ? अक्षरा ने हमें सिर हिलाया तो बलराज सामने सोफे पर बैठ गया और अक्षरा को भी बैठने को कहा। अक्षरा के बैठते ही बलराज ने अक्षरा को देख कहा, हम जानते हैं कि आप ये शादी मजबूरी में कर रही है, इसलिए मैं आपको इस शादी से आज़ाद करता हूँ। अक्षरा बलराज की बात सुन हैरान थी। आज़ाद करने से उसका क्या मतलब था? अक्षरा को यूं सोचता देख बलराज ने कहा, ऐसे रिश्ते के कोई मायने नहीं होते जिनमें प्यार ना हो। भले ही मैं आपसे प्यार करता हूं, पर आप मुझसे प्यार नहीं करती। आप अपनी जिंदगी में ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है और अब तो आप माँ भी बनने वाली है। आप सोच रही होंगी कि अचानक ऐसा क्या हुआ, पर मुझे एहसास हो गया है कि जबरदस्ती से बांधा हुआ रिश्ता बेहद नाजुक होता है, बिल्कुल किसी कच्चे धागे की तरह। अगर हमारी शादी हो भी गई तब भी आप मुझे कभी वो प्यार नहीं दे पाएंगी जो मुझे चाहिए। इससे अच्छा आप अपने पति के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी बिताए। मैं एक बच्चे को जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसके साथ गलत नहीं कर सकता, बलराज ने कहा। अक्षरा हैरानी से बलराज की बात सुन रही थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब बलराज सिंह राठौर बोल रहा है। ये लीजिए फ़ोन और अपने पति को फ़ोन कर यहाँ बुलाइए। बलराज ने फ़ोन अक्षरा की ओर बढ़ाते हुए कहा। अक्षरा ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर बलराज को। वो खुश थी कि बलराज को रियलाइज हो गया था अपनी गलती का। आप सच में एक नेक दिल इंसान हैं। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। आप फिक्र ना करें, मैं खुद घर चले जाऊंगी। अक्षरा ने कहा। उसने बलराज को ये नहीं बताया था कि वो आकृति नहीं है, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बलराज ने सुना तो वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं कार रेडी करने को कहता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही अक्षरा ने रेहान को कॉल कर सब कुछ बता दिया। रेहान और आकृति दोनों ही हैरान थे। फ्लैशबैक। बलराज सिंह राठौर अपने रूम में बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। आज उसकी शादी थी, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। तभी रूपल वहां आ गई और उसने बलराज सिंह राठौर की तरफ देख कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इतने दुविधा में क्यों हो? बलराज ने नजर उठाकर रूपल को देखा, फिर कहा, कुछ नहीं, बस एक अजीब सी बेचैनी हो रही है।
भाई सा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भाभी सा की वजह से है ना। रूपल ने कहा, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं आकृति से प्यार करता हूँ पर। इतना कहकर बलराज रुक गया। पर वो तो अपने पति रेहान से प्यार करती है ना। रूपल ने बलराज की बात पूरी करते हुए कहा, भाई साहब आप जानते हैं प्यार एक एहसास है, आप प्यार को हासिल नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि ये आपकी लाइफ है, पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप चाहे उनसे शादी क्यों ना कर ले पर आपको वो प्यार कभी नहीं मिलेगा जो आप उनसे चाहते हो। और वैसे भी जबरदस्ती के रिश्ते कच्चे धागे की तरह होते हैं जो जरा से जोर से खींचने पर टूट जाते हैं। हाँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा पर बाद में आपको उनसे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। वैसे भी किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। रूपल ने अपने भाई को समझाते हुए कहा। रूपल शुरुआत से इस रिश्ते के खिलाफ थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे। क्या बलराज सिंह राठौड़ को सच में अपनी गलती का एहसास है या कुछ और बात है? आप बताओ, आप बलराज के फैसले से सहमत है? गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।